हेलो एवरीवन। के मैप्स का टॉपिक हम लोग देख रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है हमारे पास और हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहला सेल जो हमारे माइंड में आएगा दैट विल बी ओके, दैट विल बी दिस। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे अच्छा ये दो वंश हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए या इनको लेने के लिए हम लोग ये चार का सेल बना लेते हैं। और फिर ये जो दो वन है इनको लेने के लिए हम लोग ये चार का सेल बना लेते हैं, है ना। बट जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमने वर्टिकल सेल बनाया बनाया था दैट वाज रिडंडेंट सेल, हमारे को इसको हटा देना चाहिए, है ना, क्योंकि सारे वंश इंक्लूड हो चुका है। जब एक बार सारे वंश इंक्लूड हो चुके हैं तो फिर हमारे को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। के मैप में हम जब मिनिमाइजेशन कर रहे होते हैं किसी फंक्शन की तो हमारा एम रहता है सभी वंश को इंक्लूड कर लेना। जब आपने सभी वंश को इंक्लूड कर लिया तो फिर फालतू में और सेल्स बना के टाइम पास क्यों करना है भाई। तो हमने इस फालतू का एक सेल बनाया था जो कि प्रॉब्लमेटिक था, हमने उसको हटा दिया, है ना। लेकिन गेट एग्जाम में आपको शायद ये क्लिक नहीं करेगा कि हमारे को उसको हटाना है एंड सो ऑन। तो वही सब हमने आज के लेक्चर में देखना है कि हम अपनी सोच को कैसे सुधारेंगे। जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हम नहीं सोच पा रहे हैं चीजों को, मतलब एक किसी प्रॉपर वे से हम चाह रहे हैं चीजों को करना, है ना। मतलब हम हमसे कभी गलती हुई ना, तो वो मेरे को आज के लेक्चर में आपको समझाना है ना। ऐसे जैसे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे सबसे पहले हमारे को क्या नजर आएगा, ये दो का सेल, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे इस वन को इंक्लूड करने के लिए ये दो का सेल बना लो, है ना। अच्छा, जिसके बाद फिर इस वाले वन को इंक्लूड करने के लिए वन अकेला मत बनाना, इसके साथ ये बन सकता है। अब जरा ध्यान से देखो, जब इस वाले सेल में हमने ये वाला वन ले लिया, इस वाले सेल में हमने ये वाला वन ले लिया, तो फिर ये फालतू में जो वर्टिकल सेल बनाए बकवास था कि नहीं, है ना। ये जो दो वन बच रहे थे, ठीक है, इनके लिए हम ये सेल बना देंगे। तो मेन बात क्या है कि यहाँ पे फिर वही बात है, अगेन एक रिडंडेंट सेल था जो मैंने अभी आपको हटा करके दिखाया। समझ पा रहे हो, ये जो सेल हमने बनाया है इसको हम हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि सारे वंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। तो फिर बट हमारा ध्यान तो वहां गया था ना, और गेट एग्जाम में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से हम लोग यू कैन से हटना चाहते हैं ना, हम इन सब प्रॉब्लम्स को हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी सिली मिस्टेक्स आपसे गेट एग्जाम में करवाएंगी कि आप गलत आंसर निकाल के ले आओगे, है ना। ठीक है जी, तो अब हम समझते हैं कि हम इन सब से कैसे डील करेंगे। रादर हम लोग समझेंगे कि हम अपनी सोच को कैसे सुधारें कि हम कभी इस तरह से सोचे ही ना, जो हमारे दिमाग में सबसे पहला गलत ख्याल आया था वो सब आना ही बंद हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो हमने सबसे पहले ये बनाया था और यहाँ पे सबसे पहले ये बनाया था, ये हमारे दिमाग में आए ही ना कभी भी। ठीक है, तो अब मैं आपको सोचने का तरीका समझाऊंगा और क्लियर करूंगा कि ये सब हमारे दिमाग में कैसे नहीं आएगा, हम कैसे इस तरीके से सोचेंगे वो हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। ओके, तो ये हटा देना है ना, वर्टिकल से मार्क, ये यहाँ पे वर्टिकल और यहाँ पे वर्टिकल सेल की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कर लिया को नोट डाउन, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, कुछ पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाऊंगा चीजों का, धीरे धीरे हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते चले जाएंगे और उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि हम अपनी सोच को कैसे सुधारेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा लेक्चर रहेगा, अगर नहीं पूरा मैं कर पाया टॉपिक इस लेक्चर में तो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा एंड सो ऑन, मतलब एक या दो लेक्चर लूंगा। और उसके बाद जब फाइनली सब कुछ आ जाएगा आपको समझ में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, फिर फाइनल कंक्लूजन में ये दोबारा से आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा कि दोनों दोबारा से के मैप देखेंगे और इनको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। और तब तक आपकी सोच एकदम सुधर चुकी होगी, आप प्रॉब्लम नहीं करोगे इस सब चीजों में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहली डेफिनेशन बेसिक हमारे को पढ़नी है, कवर। कवर क्या होता है भाई, कंसीडर टू सेट्स एफ एंड जी, वी से एफ कवर जी इफ एंड ओनली जी इज सबसेट ऑफ एफ। वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन। तब देखो, एक चीज किसी दूसरी चीज को कवर कर रही है, आप कब कहोगे भाई, है ना, जब वो सबसेट है उसका, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ एफ कवर जी, एफ जी को कवर कर रहा है, ठीक है, एफ कवर कर रहा है जी को, इसका मतलब क्या हुआ, जी जो होगा वो सबसेट होगा एफ का, है ना। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। ये देखो भाई, जी ये जी हो गया और ये एफ हो गया, तो आप बोलोगे ना नाम से एफ जी को कवर कर रहा है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। वेन डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको दिखा दिया, तो हम क्या कहते हैं, जी सबसेट ऑफ एफ, तो हम कहेंगे कि एफ कवर्स जी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। और अगर आपको याद आ रहा हो, ये सब बातें मैंने आपके साथ डीबीएमएस में भी करी थी, है ना। चलो ठीक है, अब जो हम सेट्स वाली बात कर रहे हैं, हम इनको बूलियन फंक्शंस पे भी तो लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो बूलियन फंक्शंस हैं वो क्या है भाई, वो तो कुछ नहीं है, वो तो सेट ऑफ मिनटर्म्स ही तो है। आप समझ रहे हो कि नहीं, जो बूलियन फंक्शंस हैं वो भी तो कुछ नहीं, वो तो सेट ऑफ मिनटर्म्स ही तो है।
कुछ मिन टर्म प्रेजेंट होती है, कुछ मिन टर्म्स एब्सेंट होती है उसमें, तो सेट ऑफ मिन टर्म्स को ही हम लोग बूलियन फंक्शन कह सकते हैं। मिन टर्म बोल लो या मैक्स टर्म बोल लो, जो आपका मन करे। आई थिंक याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो बूलियन अलजेब्रा का, मैंने सारा कुछ क्लियर किया हुआ है। तो वो यही सेट वाली बातें फिर हमारे बूलियन फंक्शंस पे भी चलेंगी। आप जैसे सपोज कर लो हमारे पास ये ए और बी दो बूलियन वेरिएबल है, हमने वैल्यूज ले ली 00011011, है ना, और उसके बाद f1 फंक्शन में लिखा हमने 0110 और f2 फंक्शन में लिखा है 0111। तो अब आपको आराम से समझ में आ रहा होगा F1 में कौन कौन से मिनटर्म है भाई, आराम से मेरे को जरा सोच समझ के बताओ। F1 में कौन कौन से मिनटर्म है, छोटा कर देता हूँ मैं एक बार। हाँ, तो F1 को मैं क्या बोलूंगा जी, सिग्मा एम नोटेशन में लिख करके दिखाता हूँ, मिनटर्म नंबर 1 और मिनटर्म नंबर 2। तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसमें दो मिनटर्म्स है ना। और F2 में को हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एम 1 2 3। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें तीन मिनटर्म फैमिली कहना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस सेट में दो टर्म्स है और इस सेट में तीन टर्म्स है। इसको ऐसे सेट देख लो ना भाई, इसमें दो एलिमेंट है 1 और 2 और इसमें तीन एलिमेंट है 1 2 3। तो कौन किसका सबसेट है, ऑब्वियसली बात है भाई F1 सबसेट है F2 का। और अगर F1 सबसेट है F2 का, तो डायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, F2 कवर्स F1, है कि नहीं। वेन डायग्राम से देख लो, अगर आपको फिर भी गड़बड़ लग रही है तो F1 सबसेट है F2 का। हाँ, तो क्या कहोगे भाई, F2 कवर करके बैठा है कि नहीं बैठा F1 को, ये इसके ऊपर कवर है कि नहीं, F1 का कवर कौन है, F2 है कि नहीं, यहाँ से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, बस वही बात खत्म हो गई। ठीक है, तो डेफिनेशन बिल्कुल जो आप इंट्यूशन से देखते हो वही सब डेफिनेशन में होता है। बस द ओनली थिंग इज लिंकिंग, जो जितनी लिंकिंग कर जाता है वो उतनी जल्दी चीजों को पकड़ जाता है। आई थिंक पकड़ गए आप लोग, ठीक है जी। चलो अब बस फाइनली अब मैं क्या कहूंगा, इसमें आंसर क्या आ रहा है भाई, F1 सबसेट है F2 का, तो इसका मतलब F2 कवर कर रहा है F1 को, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, F2 कवर कर रहा है F1 को। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, F1 कवर नहीं कर पा रहा है F2 को, है ना। हाँ, अगर दोनों, अब देखो ये बात भी बहुत ऑब्वियस है, अगर मैं कहूँ F2 कवर कर रहा है F1 को, F1 कवर कर रहा है F2 को, तो इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। सो सिंपल। एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, मेरे मन में आ रही है तो मैं बात सच कर लेता हूँ। हाँ, एक बार आप पहले प्लीज इस सब्जेक्ट को नोट डाउन करो, एक ही स्लाइड पे आ चुका है, कर लिया नोट डाउन। चलो अब मैं आपको एक दो बातें और दिखाता हूँ, अदर नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो अब हम क्या कहेंगे, हम एक बहुत सिंपल सी बात कह सकते हैं। मैं कहता हूँ F1 कवर कर रहा है F2 को, और साथ साथ हम कह रहे हैं F2 कवर कर रहा है F1 को। F1 कवर कर रहा है F2 को, इसका मतलब क्या हुआ, F2 ऐसा होगा और उसके ऊपर कवर करके बैठा होगा F1। और F2 कवर कर रहा है F1 को, तो इसका मतलब क्या होगा, F1 छोटा होगा और F2 उसको कवर कर रहा होगा। अगर ये दोनों चीजें ट्रू हैं तो डायरेक्टली आप समझ पा रहे होंगे F1 इज इक्विवेलेंट टू F2, मतलब दोनों के दोनों फंक्शन एकदम सेम है ना, एकदम एग्जैक्टली सेम होंगे, तब हम कह पाएंगे दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बोल दूं ए बी F1 और F2 00011011, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ से 1010, सिमिलरली यहाँ पे भी 1010, तो एग्जैक्टली सेम हो गया है ना। तो मैं बोलूंगा F1 कवर कर रहा है F2 को, F2 कवर कर रहा है F2 को। एंड सॉन, आई थिंक क्लियर हो जाएगा, नोट डाउन करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा जी, अब यही जो बात मैंने आपको, ये जो कवर वाली बातें सारी आपको समझाई हैं, ये तो सेट से रिलेट करके समझाई हैं, है ना। थोड़ा सा अगर मैं लॉजिक की भाषा में बोलने की कोशिश करूं या बूलियन अलजेब्रा की भाषा में बोलने की कोशिश करूं तो कैसा होगा, तो देखो भाई, इन लॉजिक और बूलियन अलजेब्रा वी से F कवर G मींस G implies F is a tautology। ये बात ध्यान रखना, ये बात बहुत बेसिक है, अगर आप इस चीज को पकड़ गए तो काफी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं हम लोग, लॉजिक या बूलियन अलजेब्रा में नॉर्मल सेट थ्योरी की तो हमने कहानी कर ली। हमने क्या कह दिया, F कवर G का मतलब क्या होता है, F कवर कर रहा है G को, मतलब G ऐसा होगा और F ऐसा होगा, तो मतलब G इज सबसेट ऑफ F। हमने यहाँ से क्या निकाली, G इज सबसेट ऑफ F, है ना। लेकिन लॉजिक या बूलियन अलजेब्रा की भाषा में बोलने की कोशिश करूं, पर्टिकुलरली बात करूं तो लॉजिक की भाषा में अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, तो लॉजिक की भाषा में हम इसे कैसे बोलते हैं, G implies F। ठीक है, आई थिंक याद आ रहा होगा आपको, अगर लॉजिक आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा, मैं बोलता था P ऐसा है और Q ऐसा है, तो हम इसको बोलते हैं P implies Q। ठीक है, तो हमने ये आगे क्यों लिखा है, मींस G implies F is a tautology, that means what, G implies F is always true, है ना। मैं आपको अभी दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखो भाई, ये F1 ही F2। अच्छा जी, तो मैं बोल रहा हूँ F1 F2 covers F1। Why F2 covers F1? Because F1 is subset of F2।
सिंपल बात है, एकदम सिंपल, बस ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर F1 सबसेट है F2 का, तो सीधी सी बात है भाई, F1 छोटा है F2 बड़ा है, तो F2 उसको कवर करके बैठा ना, बस वही बात है। अच्छा जी, अब जरा यहाँ से देखना F1 इंप्लाइज F2 क्या आता है, देखो भाई 0। अब देखो आपको याद है ना भाई इम्प्लीकेशन की, अगर आपको ट्रुथ टेबल याद नहीं है तो मैं अब चलो 2 मिनट लगेंगे, एक बता देता हूँ, है ना। कोई कोई स्टूडेंट होगा जो फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर देख रहा होगा और वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। P इंप्लाइज Q, है ना। तो हम लोग बूलियन अलजेब्रा में कैसे लिखते थे, फॉल्स, सॉरी लॉजिक में। यार तो ठीक है ना यार, लॉजिक में हम क्यों लिखे, टाइम पास क्यों करें। आपने मेरे लॉजिक की प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको सारा याद आ ही रहा होगा, है ना। मैं सीधा आपको बूलियन अलजेब्रा स्टाइल से दिखाता हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसमें क्या होता था, 1 1 0 1, है ना। तो जब P 1 है और Q 0 है तब ये इम्पॉसिबल होता है, अदरवाइज ये हमेशा पॉसिबल रहता है, मतलब हमेशा 1 रहता है। प्लीज ध्यान रखना आपको, 0 0 0 1 1 1 इन केस में 1 है, बट P 1 हो और Q 0 हो, ये 0 आता है, ठीक है। अदरवाइज ये चीज 1, मतलब जब P 1 है Q 0 तब ये 0, अदरवाइज ये 1 रहता है, ठीक है। और लॉजिक की भाषा में बोलना चाहो तो ऐसे बोलेंगे, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये P ट्रू है और Q फॉल्स है, दैट इज नॉट अलाउड, बाकी सब कुछ अलाउड होता था। लॉजिक देख लो भाई, है ना। प्लीज मैं बार बार चीज यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अच्छा जी, तो F1 इंप्लाइज F2 बोलो भाई 0, हाँ ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा और ये 1 आएगा। आई थिंक आप खुद से गेस कर पा रहे हो, क्योंकि F1 1 हो और F2 0 हो, ऐसा कोई केस ही नहीं है ना। F1 1 हो और F2 0, ऐसा कभी कभी केस ही नहीं है, इसका मतलब ये हमेशा 1 रहेगा। और हम ऑलवेज 1 का मतलब क्या होता है, टोटोलॉजी, ठीक है। तो F1 इंप्लाइज F2 इज अ टोटोलॉजी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर F1 इंप्लाइज F2 टोटोलॉजी है, तो इसका मतलब F2 कवर्स F1 है, ठीक है, या F1 सबसेट है F2 का, ऐसे भी आप बोल सकते हो, है ना। तो वी से F कवर्स G means G implies F, so F1 implies F2 means F1 implies F2 means F2 covers F1, ठीक है। इसको अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ भाई, है ना। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, हमने फाइनली क्या कंक्लूजन निकाला, F2 covers F1, F2 covers F1 because F1 implies F2 is tautology। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। F2 covers F1 because F1 implies F2 is a tautology। अब यहाँ से इसको ये भी बोल सकते हो, है ना, इसको आप बोल दो F1 F2। अच्छा चलो, इसको F2 ले लो, इसको F1 ले लो, है ना, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा हमारा। मैं बस इसको विजुअलाइज कराना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या बन जाएगा, F1 implies F2, ठीक है ना। तो F2 covers F1 means F1 implies F2 is a tautology, ये हमने लिखा था, F2 covers F1 means F1 implies F2 is a tautology। आई थिंक क्लियर हो जाएगा, सिर्फ विजुअलाइज कराने के लिए मैंने ये सब बात बोली और कुछ नहीं, ठीक है जी। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। तो बस सिंपल बात है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, लॉजिक या बूलियन अलजेब्रा में हम सिंपली क्या कहेंगे, अगर कोई फंक्शन f है जो g को कवर कर रहा है, तो इसका मतलब g इंप्लाइज f टोटोलॉजी होना चाहिए। बहुत सिंपल बात है एकदम, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको प्रूफ भी करके आराम से सारा समझा दिया था। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, ठीक है, ओके जी। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट देखो भाई क्या कह रहे हैं, इम्प्लीकेंट, ठीक है। तो अब एक नई टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इम्प्लीकेंट। इम्प्लीकेंट क्या है भाई, गिवन टू फंक्शंस, given two functions f1 and f2 such that f1 is subset of f2, then f1 is called implicant of f2, that is f1 implies f2 is a टोटोलॉजी। बहुत सिंपल बात है, यही जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया है ना प्रीवियस स्लाइड में, तो यहीं पे ही मैं बोल के भाग सकता हूँ कि g इज एन इम्प्लीकेंट ऑफ f, ठीक है। अगर f कवर कर रहा है g को, तो यू कैन से g सबसेट है f का, तो इमीडिएटली हम क्या कहेंगे, g इज इम्प्लीकेंट ऑफ f। तो यहीं पे ही हम ये बात बोल सकते थे कि g इज इम्प्लीकेंट ऑफ f, इम्प्लीकेंट ऑफ एफ। ऐसा क्यों कह रहे हैं, लॉजिक में मीनिंग भी समझो, है ना। इम्प्लीकेशन वाली बात है ना, जी इंप्लाइज एफ हम बोल रहे हैं, तो वही बात है कि ये जी इम्प्लीकेंट ना हो गया एफ का, है ना, क्योंकि अगर जब भी जी ट्रू होगा तो एफ को ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, पी इंप्लाइज क्यू है, तो पी इज इम्प्लीकेंट ऑफ क्यू, क्योंकि पी इम्प्लीकेंट क्यों है, क्योंकि पी इंप्लाइज क्यू हमेशा टोटोलॉजी रहनी चाहिए, तब हम कह पाएंगे पी इज एन इम्प्लीकेंट ऑफ क्यू। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। रादर यहाँ पे तो ये टोटोलॉजी नहीं बना, तो मेरे को यहाँ नहीं बोलना चाहिए था, मैं आपको सिंपली यहाँ पे बोल सकता हूँ, है ना। यहाँ पे ये देखो भाई, F1 implies F2 टोटोलॉजी आया था, तो मैं बोल सकता हूँ कि F1 is an implicant of F2, ठीक है। Why I'm calling F1 is an implicant of F2, because जब भी F1 ट्रू होगा तो F2 को ट्रू होना पड़ेगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जब भी F1 ट्रू है तो F2 को ट्रू होना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि F1 ट्रू हो और F2 फॉल्स हो जाए, दैट इज नेवर पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए जब भी F1 implies F2 टोटोलॉजी आती है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि F1 is an implicant of F2। Why? Because whenever F1 is true, F2 must be true।
आई थिंक आप इंग्लिश में अपना मतलब निकाल पा रहे होगे, F1 इम्प्लीकेंट है F2 को। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ G इज एन इम्प्लीकेंट ऑफ F, इसका मतलब क्या होगा कि जब भी G ट्रू होगा तो F को ट्रू होना पड़ेगा, है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम यहाँ से ये मतलब निकालेंगे कि G implies F इज अ टोटोलॉजी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। बहुत सिंपल बात है, कोशिश करो पकड़ने की, बहुत बेसिक बातें हैं। बार बार बोल के मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इम्प्लीकेंट होने का मतलब क्या है, सबसेट, बस सिंपल बात इतनी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके जी, तो अब देखो सिंपली वी कैन से दैट एवरी सबसेट ऑफ बूलियन फंक्शन इज एन इम्प्लीकेंट। वेरी वेरी सिंपल टर्म। तो बस अगर ये ऊपर वाली बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो आप इस चीज को तो अच्छे से दिमाग में घुसा के रखो अच्छे से कि कोई जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं किसी फंक्शन के वो सारे उसके इम्प्लीकेंट्स होते हैं, दैट्स इट। क्योंकि उन सबसेट में से कोई भी एक सबसेट ट्रू हुआ तो आपका फंक्शन को ट्रू होना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। इसको मैं रोक नहीं सकता इस बात को। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, तो सिंपली वी कैन से दैट एवरी सबसेट ऑफ बूलियन फंक्शन इज एन इम्प्लीकेंट। जितने भी सबसेट्स आप सोच सकते हो बूलियन फंक्शन के, वो सारे के सारे उसके इम्प्लीकेंट कहलाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं एक बहुत सिंपल बात, अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है, ठीक है, उस एफ ए और ए कॉमा बी, है ना, एफ ए कॉमा बी, और यहाँ पे मैं दो मिनटर्म्स ले लेता हूँ 1,2, ठीक है। तो अब मैं क्या कहूंगा, इसके कितने इम्प्लीकेंट्स बनेंगे, क्योंकि देखो दो मिनटर्म्स है इसके अंदर, जितने इसके सबसेट्स बन सकते हैं। अब ऐसे समझ लो आप, बस विजुअलाइज ऐसे करो, दो एलिमेंट्स का एक सेट है, उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, सीधी सीधा 5, है ना, 1, 2 और 1,2। याद है कि नहीं, पावर सेट वगैरह सब मैंने आपको बता रखा है। नहीं याद आता तो सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट उठा के देखो, सब याद आ जाएगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, बार बार बोलता हूँ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द बेस ऑफ कंप्यूटर साइंस। जिसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आती है वो कंप्यूटर साइंस बहुत आराम से पकड़ जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप फंसते रहोगे। अब ये सब बातें अगर आपको नहीं पता तो मैं क्या हेल्प करूँ आपकी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो 1,2 टू एलिमेंट का सेट है, तो उसमें कितने सबसेट बनेंगे, 5, 1, 2, 1,2। तो ये ऐसे ये चार ही क्यों बने हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट के बाद दो दो पॉसिबिलिटी, इसके बाद भी दो पॉसिबिलिटी प्रेजेंट एब्सेंट, इसके बाद दो पॉसिबिलिटी प्रेजेंट एब्सेंट, है ना। ये देख लो भाई, प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट, तो दोनों एब्सेंट हो जाएं या एक प्रेजेंट एक एब्सेंट हो जाए एंड सो। प्लीज मैं बार बार चीजें बहुत बेसिक बोल के टाइम पास नहीं करना चाहता, आपको समझ में आ गया होगा। चार बनेंगे, तो सिंपल बात ऐसे याद रखना आपको, हर एक के पास दो दो पॉसिबिलिटी है ना, दो एलिमेंट है तो 2 पावर 2। अगर यहाँ पे चार एलिमेंट होते तो कितने सबसेट्स बनते, है ना, चार एलिमेंट होते से 1, 2 या चलो तीन एलिमेंट होते 1, 2, 3, है ना। तो कितने सबसेट बनेंगे भाई, तीन एलिमेंट है ना, तीनों के पास दो दो पॉसिबिलिटी है, तो 2 × 2 × 2 दैट इज 2 पावर 3, ठीक है। तो 2 पावर n, बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है, 2 पावर n। अगर n एलिमेंट्स का सेट है तो उसमें कितने, यू कैन से n एलिमेंट्स का सेट है तो उसमें कितने सबसेट बनते हैं, 2 पावर n। आई थिंक याद आ रहा होगा, सब कोई बेसिक बेसिक बात है, ठीक है जी। तो अगर f a बी सिग्मा 1,2 है हमारे पास, तो हमने ये सब लिखे हैं सबसेट्स। तो फंक्शन की भाषा में मैं लिखूंगा तो मैं बोलूंगा पहले को f a बी दैट इज 5, एफ ए कॉमा बी इज 5, ठीक है। अगला होगा जी एफ ए कॉमा बी दैट इज इक्वल टू सिग्मा एम 1। इसमें क्या बात है, बस सिंपल है, बट स्टिल मैं आपको लिख लिख के दिखा रहा हूँ। इसको F1 ले लो, इसको F2 ले लो, इसको F3 ले लो, ए कॉमा बी दैट इज इक्वल टू सिग्मा M2, और एक F4 फंक्शन ले लो ए कॉमा बी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा M1,2, ठीक है। तो ये जो हमने चार फंक्शंस लिख करके दिखाए हैं, ये चारों फंक्शंस इस फंक्शन के सबसेट्स हैं। और अगर इसके सबसेट्स हैं तो ऑब्वियसली बात है ये जो फंक्शन f है वो इन सबको कवर कर रहा है। और अगर इन सबको कवर कर रहा है तो इसका मतलब डायरेक्टली क्या होगा कि जब भी इनमें से कोई भी फंक्शन ट्रू होगा तो आपका f फंक्शन ट्रू 100% होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये सारे के सारे इम्प्लीकेंट्स हो गए f के, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि सर फाई कैसे इम्प्लीकेंट होगा इसका, कोई टेंशन वाली बात नहीं, डेफिनेशन चलाओ भाई, है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ इम्प्लीकेंट वाली बात तो मैं बोलूंगा कि F1 implies F टोटोलॉजी होना चाहिए था। तो F1 implies F टोटोलॉजी आएगा, मैं आपको चेक कराता हूँ, देखो भाई, है ना। आपको अगर डाउट है तो मैं किधर दिखाऊं आपको, चलो इधर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बोलूंगा ए बी और एफ फंक्शन हमने लिख लिया यहाँ पे, और F1 हमने इधर लिख लिया, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। तो एफ फंक्शन में हमने क्या लिखा है जी, 1 और 2, तो ये मिनटर्म नंबर 0, तो ये मिनटर्म नंबर 1, मिनटर्म नंबर 2 और ये 0। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, जो जो मिनटर्म प्रेजेंट है उसमें हम 1 डाल देंगे, ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ कुछ नहीं। F1 फंक्शन 5 है, 5 का मतलब क्या है, एक भी मिनटर्म प्रेजेंट नहीं है, एक भी मिनटर्म मतलब सारी सारी एब्सेंट है, मतलब ये सारा का सारा 0 हो गया। अब आप जरा आराम से चेक करना जी, F1 implies F, चेक करना था एक बारी। तो ये देखो भाई, F1 implies F
जीरो कब आएगा? जब f1 1 हो और f 0 हो। f1 1 कभी होना नहीं, f1 तो हमेशा जीरो चल रहा है, f1 हमेशा जीरो चल रहा है, तो ट्रिवियली हम क्या बोलेंगे, भी सारे सारे 1 होगा। तो सीधी सी बात है भाई, f1 implies f is a tautology, तो इसका मतलब f1 is you can say subset of f, और you can say f covers f1। आप जैसे मन करे आप ऐसे बोल सकते हो। तो डायरेक्टली मैंने आपको प्रूव कर दिया कि ये होगा, और ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब तो है ही है ना। और आप ये भी गेस कर पा रहे होगे f4 a b सिग्मा 1 2, तो सेम टू सेम फंक्शन सेम टू सेम लिख दिया, तो आप ये बोल पाओगे यहाँ पे f4 कवर्स f कवर्स f4, दोनों एक दूसरे को कवर करें, मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों इक्वल हैं। बेसिक बात है भैया ना, सेट थ्योरी में आप सारा पढ़ के आए हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो इम्प्लीकेंट वाली बात आई थिंक सबको क्लियर होगी इम्प्लीकेंट क्या है। बढ़ू आगे, ठीक है जी। तो अब कैसे पता लगाओगे एक फंक्शन के कितने इम्प्लीकेंट हैं, उसके जितने सबसेट होंगे वही हमारा आंसर है। इसमें क्या टेंशन है भाई, एक झटके में आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। नोट डाउन करो, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। कर लिया नोट डाउन? चलो अब देखो क्वेश्चन, if function f has n minterms then how many implicants। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ, अगर किसी फंक्शन में n मिनटर्म्स हैं, कोई फंक्शन f है हमारे पास, उसमें n मिनटर्म्स हैं, तो उसके कितने इम्प्लीकेंट्स होंगे। डायरेक्टली ये क्वेश्चन क्या है भाई, अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सब सेट्स होंगे। तो बहुत सिंपल है भाई, आपको पता ही है, अगर कोई फंक्शन कोई सेट है हमारे पास जिसके अंदर n एलिमेंट्स है, तो उसके सबसेट कितने होते हैं, 2 पावर n। तो सेम सिनेरियो होगा, यहाँ पे आंसर कितना आएगा कि 2 पावर है ना। तो अगर कोई फंक्शन है जिसके अंदर n मिनटर्म्स है, उसके कितने इम्प्लीकेंट्स होंगे, डायरेक्टली मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसमें कितने सबसेट्स होंगे। तो बस सीधी सी बात है, 2 पावर है, दैट्स इट। आई थिंक क्लियर होगा, ज्यादा मेरे को टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ। कर लिया, ठीक है जी। A function f has x minterms, then how many functions can cover f? It is also very important question। इस टाइप के क्वेश्चन देखो गेट एग्जाम में बहुत फेमस है ना। आप डिजिटल पढ़ के थक जाओगे, आप बोलोगे कि मैंने सारी डिजिटल पढ़ ली, मेरे को सारे कॉम्बिनेटोरियल सर्किट्स आते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स आते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, हाफ एडर फुल एडर बहुत कुछ पढ़ा आपने, है ना। पढ़ के आप थक गए, लेकिन गेट एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आएगा जो आपको फंसा देगा, है ना। आप बोलोगे कि मेरे को डिजिटल आती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन शायद आपसे सॉल्व ना भी हो, है तो बहुत आसान, लेकिन वही बात है, जिसने कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ रखा है उसके लिए ये क्वेश्चन आसान है, नहीं तो आप फंसोगे। तो डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको लग रहा है कि ये डिजिटल का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली डिजिटल का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ भाई, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको एकदम ढंग से आने चाहिए, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट्स का, इन दोनों टॉपिक्स का यूज पूरी कंप्यूटर साइंस में किसी न किसी टॉपिक में चलता रहेगा, है ना। पूरे गेट सिलेबस में इनको किसी न किसी तरीके से घुसा दिया जाता है और आपको पढ़ाया जाता है। ये इम्प्लीकेंट्स वाली बातें हैं जो मैंने भी आपको सारी बताई हैं, ये सारे लॉजिक से ही तो है ना। F1 implies F2 is tautology and so on, तो घुसा पड़ा है हर जगह, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स घुसा पड़ा है ना। तो आपको लग रहा है कि डिजिटल का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली डिजिटल का नहीं है, कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन है। अब अगर वही बात है, गेट एग्जाम में आप बोलोगे कि डिजिटल के तो क्वेश्चन ही नहीं आए, तो लेकिन प्रोफेसर तो कहेंगे कि ये देखो मैंने डिजिटल का क्वेश्चन डाल रखा है। वो एक्चुअली इंटरनली बात सबको पता है कि ये लॉजिक का नहीं है, कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन है ना। बट वो ये कह के छूट जाएंगे कि हाँ जी हमने डिजिटल के क्वेश्चन डाले थे, ऐसा नहीं था कि गेट एग्जाम में डिजिटल के क्वेश्चन ही नहीं आए, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में कॉम्बिनेटोरिक्स घुस जाता है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से और आराम से पढ़ना। देख लो भैया, अगर आपने नहीं देखी है तो लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स की प्लेलिस्ट जरूर देखना मेरी। चलो ठीक है जी, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ फंक्शन एफ एज एक्स मिनटम। अच्छा यहाँ पे इन्होंने ढंग से बताया नहीं है, अ फंक्शन एफ ऑफ एन वेरिएबल, ये बात गिवन होनी चाहिए, ये बात मिसिंग है। अगर ये बात मिसिंग है तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। फंक्शन एफ है, उसके अंदर एन वेरिएबल का ये फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन एफ है एन वेरिएबल का, और उसके अंदर एक्स मिनटम्स हैं, तो हाउ मेनी फंक्शंस कैन कवर एफ। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर n वेरिएबल का फंक्शन है तो उसमें उसके लिए मिन टर्म्स कितनी, टोटल मिन टर्म्स कितनी बनेंगे जी, 2 पावर n, है ना। n वेरिएबल्स है तो टोटल मिन टर्म्स, सिंपल बात करो, सब कुछ छोड़ के बस इतनी बात करो, n वेरिएबल्स है तो उसके लिए टोटल मिन टर्म्स कितनी होती हैं जी, 2 पावर n। याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरे शुरू के वीडियो देखो, बोलने जबरा के जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग के वीडियो डाले थे, मैंने वो सारा आपको समझाया था, ठीक है जी। 2 पावर n मिन टर्म्स बनेंगे ना। अब उसमें से मैंने क्या कहा, आपके पास x मिन टर्म्स इस फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है, तो कितनी एब्सेंट है, 2 पावर n माइनस एक्स, इतने मिन टर्म्स हमारे पास एब्सेंट है। तो अब जो एब्सेंट है उनके लिए हमारे पास दो चॉइसेस है, प्रेजेंट एब्सेंट कैसे भी हो सकती है। तो आंसर कितना बनेगा जी, 2 पावर n माइनस एक्स, लाइक दिस, 2 पावर n माइनस एक्स, दिस इज माय फाइनल आंसर। इसको पकड़ने की कोशिश करो,
है ना। और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बोलूंगा मैं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बस आपको ऐसे सोचना है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, कितने फंक्शन ऐसे हैं जो इस एफ को कवर करेंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट्स है, तो उसके कितने सुपर सेट बन सकते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट्स है, उसके कितने सुपर सेट्स बनेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास पेरेंट सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है। तो पेरेंट सेट के अंदर मैंने आपको बता दिया 2 पावर n एलिमेंट्स है। तो 2 पावर n एलिमेंट्स है और x एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है सेट के अंदर। तो 2 पावर n माइनस x एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एब्सेंट है। तो उन एब्सेंट के पास दो पॉसिबिलिटी है, प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट एब्सेंट कैसे भी हो सकता है, क्योंकि जो x एलिमेंट्स है उनके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, उनको प्रेजेंट होना पड़ेगा। उसके आगे फिर मैं बात करूंगा कि आगे जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, है ना, टोटल 2 पावर n थे, उसमें से x चले गए तो 2 पावर n माइनस x ये एलिमेंट्स बचे हुए हैं। तो इनके पास दो चॉइसेस हैं, वो प्रेजेंट एब्सेंट कैसे भी हो सकता है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। जो x मिन टर्म्स आप सुपरसेट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आप ऐसे बात करो कितने फंक्शंस ऐसे जिसको कवर कर रहे हैं। तो ये क्योंकि हमारे को निकालना है कि जो इसको कवर कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं मतलब उनके पास x मिन टर्म्स तो ये सारी होनी चाहिए। इनके अलावा एक्स्ट्रा ये कुछ और रख सकते हैं। तो क्या क्या रख सकते हैं, वो जो एब्सेंट थी उनमें से वो रख सकते हैं। तो मतलब दो पॉसिबिलिटी है जो एब्सेंट थी। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ। प्लीज कोशिश करो समझने की, बहुत सिंपल है। अगर अभी भी समझ नहीं आया आपको क्या कर रहा हूँ, प्लीज कंप्लीट और इसके वीडियो देखने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहता। और एक क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ, उससे फिर आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ, है ना। एक बार इसको नोट डाउन करो। कर लिया, चलो अब क्वेश्चन देखो। एफ ए बी सी ए बी प्लस में बी सी हाउ मेनी फंक्शंस कैन कवर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये एक फंक्शन कैसे गिवन है, एसओपी में गिवन है, स्टैंडर्ड एसओपी में नहीं है। स्टैंडर्ड एसओपी में नहीं है तो मिन टर्म्स वगैरह में नहीं लिख सकता, तो मैं फटाफट आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। तो मेरा पहला कंसेप्ट ये बनेगा, पहला बेसिक पॉइंट ये बनेगा, मैं इसको सिग्मा एम की नोटेशन में लिखूं, मतलब मिन टर्म्स लिखूं। तो एसओपी है, इसको एसओपी कैसे बनाते हैं आंसर में, तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे बार बार टाइम पास नहीं करूंगा, मैं सीधा आपको लिख करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए क्या आएगा भाई, ए बी है ना, और सी प्रेजेंट भी हो सकता है एब्सेंट भी हो सकता है। अगर सी एब्सेंट होगा तो 6 बनेगा और प्रेजेंट होगा तो 7 बनेगा, 6,7। अब यहाँ पे ए मिसिंग था, ए प्रेजेंट होगा तो 7 ऑलरेडी लिख चुके हैं, ए एब्सेंट होगा तो 3 बनेगा। प्लीज अपने आप चेक करो, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहता। ये सब चीजें समझ नहीं आ रही तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है जी, एफ ए बी सी सिग्मा 673 ये आया हमारे पास, ये मिन टर्म्स प्रेजेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि कौन कौन से फंक्शन ऐसे होंगे जिसको कवर करेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, 673 तो मिन टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए ना उस फंक्शन में। तो कितनी एब्सेंट्स हैं उनके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो अब देखो टोटल मिन टर्म्स 3 वेरिएबल का फंक्शन आप लेके चले थे, तो टोटल मिन टर्म कितनी होंगी जी, 8 मिन टर्म्स होंगी, है ना। 3 वेरिएबल का फंक्शन लेके चले हो तो टोटल मिन टर्म्स हमारे पास 8 होंगी, और 3 इसके अंदर प्रेजेंट है, तो 8 माइनस 3 मतलब 5। 5 ऐसे मिन टर्म है जो एब्सेंट है, तो उन पांचों के पास दो पॉसिबिलिटी है, आ भी सकते और नहीं भी आ सकते। तो टोटल कितने बनेंगे, 2 पावर 5, है ना। तो 2 पावर 5 ऐसे फंक्शंस होंगे जो कि इस फंक्शन को कवर करेंगे, है ना। तो टोटल ऐसे 32 फंक्शंस होंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिकली समझना, तो ऐसे देख लो भाई, 6 7 3 इन तीनों मिन टर्म के पास तो एक ही पॉसिबिलिटी है, इन तीनों को तो प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। अब बाकी जो बच गई है ना, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल 8 मिन टर्म्स हैं। 6 7 3 के पास एक एक पॉसिबिलिटी है, 6 7 और 3 के पास एक एक पॉसिबिलिटी है। तो 0 1 2 और 4 5 ये बच गई हैं 5 मिन टर्म। अब इनके पास दो पॉसिबिलिटी है, कोई प्रेजेंट हो एब्सेंट हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। आप जैसे सपोज करो मैं सिर्फ 0 को प्रेजेंट कर लेता हूँ, 1 2 4 5 को एब्सेंट कर लेता हूँ, तो ये एक फंक्शन बनाया, और ये क्लियरली मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन ऐसा है जो कि इसको कवर कर रहा है। एंड सॉ प्लीज, आई थिंक समझ गए आप लोग, मैं इससे ज्यादा और खोल के नहीं समझा सकता, टाइम पास होगा और कुछ नहीं। प्लीज आप इस सब चीजों को नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन, आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। अच्छा जी, तो हाउ टू विजुअलाइज द इम्प्लीकेंट्स इन के मैप, ये जो मैंने अभी इम्प्लीकेंट वाली बातें बताई हैं, सबसेट वाली सारी बातें आपको समझाई हैं, इनको के मैप में कैसे विजुअलाइज करना है, इसको फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करता हूं, है ना। नहीं तो मैं यहीं पे अभी आपको समझाऊंगा तो थोड़ी सी खिचड़ी बन सकती है, तो मैं नहीं चाहता वो सब करना। जितना मैंने पढ़ा अभी इसको इतना डाइजेस्ट करो, और उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आके यहीं से रिज्यूम करूंगा। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।